हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स रिवीजन लेक्चर्स। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि डिमांड क्या होती है, डिमांड की थ्योरी क्या थी, किस तरीके से डिमांड फंक्शन कर रही है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम डिमांड की थ्योरी समझ चुके हैं, हमारे पास एक और टॉपिक आता है डिमांड में ही, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। एंड ये लेक्चर हमारा था सैटरडे को स्केड्यूल्ड, पर सैटरडे को लेक्चर मिस होने के कारण आज हम संडे को इस टॉपिक को फटाफट से कवर कर लेते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई ये इलास्टिसिटी चीज क्या होती है। हमने समझा अभी तक, हमें मतलब पता है कि प्राइस क्या होता है, हमें पता है किसी भी चीज की डिमांड क्या होती है। नाउ द न्यू वर्ड हियर इज इलास्टिसिटी। इलास्टिक शब्द सुनते हैं हम लोग, इलास्टिक, रबर बैंड्स जो बालों में लगते हैं वो इलास्टिक होते हैं, हाँ या ना। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक एक ऐसी फ्लेक्सिबल चीज को कहा जाता है जिससे आप पुल करते हो तो वो वापस एक पोजीशन में आती है। जब भी आप उसका पोजीशन चेंज करोगे वो वापस अपने पोजीशन में आएगी, यानी कि जब भी रबर बैंड को खींचोगे रबर बैंड वापस आएगा। यानी कि इलास्टिसिटी या इलास्टिक शब्द को हम रिस्पॉन्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिवनेस, हाँ या ना। अब हो क्या रहा है, जब भी कोई इलास्टिक होता है एक उस पर एक्शन लगता है एंड एक उसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करता हुआ रिएक्शन आता है। क्या मतलब है मेरी बात का, कि अगर रबर बैंड एकदम फ्रेश है, एकदम इलास्टिक है, तो जब उसे खींचोगे, एक्शन किया, उसका रिस्पॉन्सिवनेस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कितना है। अगर तो इलास्टिक अच्छा है तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा, रबर बैंड एकदम से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप रबर बैंड 1 महीने से यूज कर रहे हो, रबर बैंड लूज हो चुका है, उसको जब आप खींचोगे, उस पर जब एक्शन लगाओगे तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा नहीं होगा और जो रिएक्शन आएगा वो रबर बैंड उतनी जोर से वापस नहीं आएगा, हाँ है ना। एग्जाम्पल समझ गए हो कि इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस कम है या ज्यादा है। जब भी कोई एक्शन होगा उसका रिस्पॉन्स कम आएगा या ज्यादा आएगा। अगर अब हम इसे अपने टॉपिक के साथ रिलेट करें तो बात कैसे बनेगी, स्टोरी कैसे बनेगी। प्राइस का चेंज एक्शन होगा एंड डिमांड का चेंज रिएक्शन होगा। अब अगर प्राइस के बदलने से, समझ लो 10 रुपए वाला चिप्स 20 का हो गया, प्राइस के बदलने से डिमांड बहुत ही ज्यादा बदल जाती है, बहुत ज्यादा रिएक्शन देती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है, तब हम उसे कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। अगर प्राइस के बदलने से डिमांड में कुछ खासा बदलाव नहीं आता, डिमांड ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करती, तो हम कहेंगे कि इनइलास्टिक है या कम इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का टॉपिक आपको बेसिकली यही समझाने की कोशिश करता है। इलास्टिसिटी जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइस की ही हो, इनकम की भी हो सकती है, कि आपके इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड ज्यादा रिएक्शन दे रही है, कम रिएक्शन दे रही है। ज्यादा रिएक्शन देगी तो हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी हाई है, अगर कम रिएक्शन देगी तो कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी लो है। अगर हम बात करें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की, जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है, इसके चेंज आने की वजह से भी तो हमारी डिमांड मूव करती है। नाउ अगर हमारी डिमांड ज्यादा रिएक्शन देगी तो हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हाई है। अगर कम रिएक्शन देगी तो क्या बोलेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कम है। उसी तरीके से प्राइस की तरफ समझो, प्राइस अगर बदलेगा उससे डिमांड भी बहुत ज्यादा बदलाव दिखाए, बहुत ज्यादा रिएक्शन दे, तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक है। अगर कम रिएक्शन दे तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी कम है, इन इलास्टिक है। किसको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी तक आप डिमांड पढ़कर आए हो कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे अप डाउन कर रही है। अब आप उसकी स्पीड को, या हम कह सकते हैं उसकी डिग्री को आप मेजर करने की कोशिश करोगे कि ठीक है, पता लग गया कि प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगी, लेकिन कितनी स्पीड से घटेगी। रोलर कोस्टर ऊपर गया तो रोलर कोस्टर नीचे आएगा, लेकिन क्या
स्पीड रहेगा उसका। अब हम उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस कितना होगा। रिएक्शन आएगा, एक्शन हुआ, ओके, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस कितना होगा उसको अपन लोग साथ मिलकर मेजर करने की कोशिश करेंगे जब हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी की? प्राइस elasticity, it is the ratio of percentage change in quantity demanded in response to percentage change in price of own या own price of commodity, own price of commodity। क्या बोला गया कि जब कॉमोडिटी का खुद का प्राइस बदलता है उसकी वजह से जब भी कोई चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, तब हम उसे क्या बोलेंगे? हम चेक कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कितना है जब हम उसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ना यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हम सीधा चेंज क्यों नहीं उठा रहे, हम परसेंटेज चेंज क्यों उठा रहे? सोचो, हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस? ये नहीं कहा जा रहा, बोला कि परसेंटेज निकालो। क्यों? एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज आया है 10 से 20 का, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है 100 से 90 का। हाँ या ना? साथ साथ चलना, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि परसेंटेज क्यों उठा रहे। अगर मैं परसेंटेज ना उठाऊं, मान लो कि हम परसेंटेज नहीं उठाएंगे, इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ चेंज उठाएंगे, ठीक है, चेंज उठाते हैं, ओके। क्यूडी में कितना चेंज आया बताओ? क्वांटिटी कितना चेंज किया? 10। प्राइस कितना चेंज किया? 10। अब ध्यान से समझना बात को, ये हमें क्या बता रहा है कि 1 रुपए के बदले 1 रुपए का चेंज आए, क्वांटिटी का चेंज आए। लेकिन जब मैं परसेंटेज चेंज फाइंड करूंगी तब क्या होगा? यहां पे कितना परसेंट चेंज आए? 100% चेंज आए। यहां पर यहां पर कितना चेंज है? सिर्फ 10% चेंज है। ये 100% 10% मैंने कैसे फाइंड किया, इस पे बात करेंगे, परसेंटेज निकालना सीख लेंगे। पर अभी बात समझो, यहां पर चेंज है सिर्फ 100% का, यहां पर चेंज है 10% का, यानी कि मुझे इमेज क्या मिल रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 10% बदली है एंड प्राइस मेरा 100% बदल गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको रियल पिक्चर रिस्पॉन्सिवनेस का कहां से मिलेगा? 100% प्राइस बदलने की वजह से सिर्फ 10% ही क्वांटिटी में चेंज आता है, या फिर एक रुपए के चेंज से एक क्वांटिटी में चेंज? रियल पिक्चर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहां मिलेगा आपको? सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर नहीं मिलेगा, जहां पे आपको पता लगेगा अच्छा अगर प्राइस 100% बढ़ता है, क्वांटिटी में सिर्फ 10% ही चेंज आता है। क्योंकि देखो, अगर आप सीधा उठाओगे कि चेंज कितना है, तो दोनों ही दिखा रहे कि भाई हम तो सेम ही चेंज हुआ, ये कह रहे मैं भी 10 चेंज हुआ, ये कह रहे मैं भी 10 चेंज हुआ, पर एक्चुअली ये 100% बदल चुका है एंड ये सिर्फ 10% बदला है। इसीलिए जब भी, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज ही एक रियल पिक्चर दिखाएगा, इसीलिए हमेशा हम परसेंटेज चेंज पिकअप करेंगे, ना कि जो भी एक्चुअल चेंज है उसे पिकअप करेंगे। नाउ द सवाल इज कि परसेंटेज चेंज निकाला जाए कैसे? अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेजर कैसे किया जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज क्यों है ये भी समझ में आ गया। एक इसका इस तरीके से फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। पर परसेंटेज निकालेंगे कैसे? अगर हमें परसेंटेज निकालने को कह दिया गया तो क्या किया जाएगा? देखो, इस इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन से क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पहले यहां पर लिख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पर हम लोग खड़े, इसको सीखना है कि कैसे फाइंड आउट करना। रिजल्टेंटली हम पहुंचना कहां पे चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं P ओवर Q इंटू डेल्टा P ओवर डेल्टा Q, P ओवर Q इंटू डेल्टा P डेल्टा Q ओवर डेल्टा P। देख लो यही है, यही लिखा हुआ है यहां पर, हाँ या ना? यहां पर कुछ मिस्टेक है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूला यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम चाहते हैं यहां पर पहुंचना। अब अपन पहुंच के देखें चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। नई क्वांटिटी कितनी है, पुरानी कितनी थी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है। अपने एग्जाम्पल को वापस लिख ले, 10, 20, 100 एंड 90, हाँ या ना? प्राइस में कितना चेंज आया? जो पुराना प्राइस है इसे P1 P कहा जाएगा या P0 कहा जाएगा, जो नया प्राइस है इसे P1 कहा जाएगा। इसी तरीके से इसे QD कहा जाएगा, इसे QD1 कहा जाएगा। मुझे अगर चेंज फाइंड आउट करना तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? नई क्वांटिटी में से पुरानी को माइनस कर दूंगी। 20 और 10 में कितने का फर्क है? 10 का, हाँ या ना? क्या किया मैंने? Q1 माइनस Q ओवर, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, जब भी क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जो भी हमारे पास क्वांटिटी है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी हम मान के चलेंगे बेस ईयर को, दैट इज 100 यहां पर। यानी कि अगर फॉर्मूला में लिखे अपॉन Q इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। जब आप चेंज अपॉन टोटल रखते हो, इंटू 100 करते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आ जाती है। क्या किया हमने? हमने नई क्वांटिटी में से पुरानी को माइनस किया, चेंज आ गया, लेकिन हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, इसीलिए मैंने Q से डिवाइड करते हो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। मेरे पास अब जो क्वांटिटी का आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। इसी तरीके से प्राइस P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100 ना, यहां पर 100 के साथ 100 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? ये चीज और ये चीज हमारे पास बच गई है। इसको मैं लिख सकती हूँ, जब भी मैं चेंज की बात करती हूँ मेरे पास सिंबल होता है ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का सिंबल रिप्रेजेंट करता है डेल्टा, इसे कहा जाता है चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना चेंज है। तो इसे मैं डेल्टा Q लिख दूंगी, Q में कितना चेंज है अपॉन Q, टोटल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बना है? डेल्टा P अपॉन P। नाउ इस डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी, क्या बनेगा मेरे पास? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ, क्या बन जाएगा? P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। कुछ नहीं किया, बस इसको यहां पे लिख दिया, इसको यहां पे लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया मेरे पास। यही मैं बनाना नहीं चाहती थी, सेम चीज बन गई। तो ये बेसिकली आपकी बुक आपको क्या बोल देती कि फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक्चुअली कुछ नहीं है, बस क्या है, इस डेरिवेशन को उन्होंने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया कि परसेंटेज चेंज ऐसे निकलेगा, इसको मैं डेल्टा के साथ लिख सकती हूँ, 100 परसेंटेज कैंसिल हो रहा है, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगी तो मेरे पास यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले रट्टे मत मारो, मुद्दा ये है कि सिंपल आपको पता है परसेंटेज तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा ना, चेंज कितना है डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, हाँ है ना? हमें परसेंटेज किसका फाइंड करना है? चेंज का फाइंड करना है ना। देखो परसेंटेज में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो, आप लोग अपने एग्जाम्स का परसेंटेज कैसे निकालते हो? जितने भी सब्जेक्ट्स में नंबर आए होते हैं, हाँ या ना, अपॉन टोटल जितने भी मार्क्स बनते हैं। मान लो 6 सब्जेक्ट से तो टोटल मार्क बन गए 600, एंड जितना भी आपने स्कोर किया है वो आप ऊपर लिख लेते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, आपके पास आपका परसेंटेज आ जाता है। यहां पे भी आपने क्या किया? आप आपका परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते थे, जिस भी चीज का परसेंटेज हम ढूंढना चाहते हैं वो न्यूमरेटर में आ जाता है। अभी हम यहां पर किसका चेंज ढूंढना चाह रहे हैं? चेंज का। तो जो चेंज की वैल्यू है डेल्टा Q वो न्यूमरेटर में आ जाता है। टोटल वैल्यू जो हमारी है, जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मैंने
किस वैल्यू का परसेंटेज स्कोर किया, यानी कि अब 600 नंबर में से अगर 500 आए तो आप देखोगे ना 600 100% था, 600 में से मेरा परसेंट कितना बन रहा है। तो जो टोटल वैल्यू आप चेक करना चाहते हो जिससे आप अपना 100% मान रहे हो, वो टोटल वैल्यू मेरी डिनोमिनेटर में आ जाती है। इधर हम लोग मान के चलते कि वो वैल्यू Q है या वो वैल्यू P है, जो हमारा बेस ईयर क्वांटिटी या फिर अर्लियर जो प्राइस है उसकी बात यहां पर होगी। उसके बाद क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सेम ही तो चीज कर रहे हो आप लोग, और क्या किया आपने यहां पर, यानी कि आपको समझना पड़ेगा ना ये चीज कि परसेंटेज का फॉर्मूला बन कैसे रहा है, रट्टे क्यों मारने हर बात में। सिंपल ही तो है, जिस चीज का परसेंटेज ढूंढना है वो न्यूमरेटर में, टोटल जो कंपैरिजन वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया परसेंटेज। किसको बात समझ में आई। तो ये है इलास्टिसिटी का मेजरमेंट कैसे होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स अगर इलास्टिसिटी से आप लोग फेस करेंगे वो इस तरीके के हो सकते हैं कि वो आपको या तो सीधा परसेंटेज चेंज की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट करके बताओ, या फिर आपको क्या करेंगे कुछ ना कुछ Q की, Q1 की, P की, P1 की वैल्यूज दे देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट करो, या हो सकता है चेंज की वैल्यू दे दे फिर बोले फाइंड आउट करो। तो बेसिकली इन्हीं सब फॉर्मूलाज में आपको अपना जवाब मिल जाएगा, बस ध्यान से समझना होगा चीजों को। आया ना। अच्छा, अगर हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारा कैसे मेजरमेंट काम कर रहा है, तो हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी की अलग अलग सिचुएशंस क्या बन सकती है। देखो बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान करते हैं, याद करो आपका डिमांड कर्व कैसा था, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा था। हाँ या ना। यहां पर बेसिकली px था एंड यहां पर qx था। हाँ या ना। अब यहां पर जो ग्राफ्स बने हुए हैं ये सब डिमांड कर्व के ही ग्राफ बने हुए हैं, अलग 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 अलग। एंड अपन समझेंगे कि अलग अलग शेप से हम इलास्टिसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसको छोड़ दो, आप मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपके सामने यहां पर दो ग्राफ बनाती हूं, ठीक है। पहला ग्राफ एंड ये है आपके लिए दूसरा ग्राफ। अच्छा, अब मैं आपको कहूं यहां पे थोड़ा चेंज देखना, आप कहोगे ओके यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज आया कुछ ना कुछ, यहां पे px होता है, एंड क्वांटिटी में चेंज आया कुछ ना कुछ। यहां पर देखो दो पॉइंट्स पे प्राइस में चेंज आया कुछ ना कुछ एंड क्वांटिटी में चेंज आया कुछ ना कुछ। नोटिस करने वाली बात क्या है, यहां पर प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है क्वांटिटी के चेंज से। किसको बात समझ में आई, प्राइस का चेंज ज्यादा है क्वांटिटी के चेंज से, यानी कि एक्शन ज्यादा हो रहा है, रिएक्शन कम आ रहा है। बेसिक वही रखेंगे अपन, बेसिक से हिलेंगे नहीं। देखो याद करो हमने शुरू कैसे किया लेक्चर कि हमारे पास क्या है, एक्शन है, इलास्टिसिटी बता रही कि रिस्पॉन्स कितना आएगा, एंड हमारे पास रिएक्शन। अगर मैं बोलूं मैंने रबर बैंड बहुत जोर से खींचा लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आया, लेकिन रबर बैंड वापस उतनी जोर से नहीं आया, तो आप मुझे बता सकते हो ना कि रबर बैंड ढीला हो चुका है, इनइलास्टिक हो चुका है। उसी तरीके से हमने क्या बात की थी कि एक्शन क्या है, प्राइस है, रिएक्शन क्या है, डिमांड है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, इस ग्राफ में आपका एक्शन यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा दिख रहा है लेकिन रिएक्शन उतना नहीं दिख रहा। यानी कि जब ग्राफ ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, डिमांड कर्व के किस शेप में होगा, ऐसा शेप में होगा, स्लैंटिंग होगा ज्यादा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कुछ कुछ क्या है, ये इनइलास्टिक है, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स तो आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा, इनइलास्टिक है। यहां पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में भी काफी चेंज आ रहा है। तो यानी कि यहां पर एक्शन को रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि रबड़ खींच रही हो तो रबड़ वापस अरे यानी कि रबड़ की अच्छी क्वालिटी है, यानी कि इलास्टिक है। यानी यहां पे मैं क्या कह सकती हूँ, जब मेरा ग्राफ क्या होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्लैटर होता जा रहा है, ज्यादा फैल रहा है, तो मैं उसे क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। देखो अब यहां पर ग्राफ्स आइडेंटिफाई करो, ये वाला क्या होगा, ज्यादा फैला हुआ है,
यानी कि यहाँ पे प्राइस में चेंज आते ही डिमांड अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगी, तो ये क्या है, इलास्टिक है। ये यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में चेंज आएगा पर डिमांड उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये क्या है, इन इलास्टिक है। अच्छा, तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। अगर ग्राफ इस शेप में हो, ऐसे शेप को बोला जाता है, ऐसे शेप को नाम दिया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम दिया जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है इस ग्राफ में, इस ग्राफ के अंदर ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं ना, इनका एरिया सेम होता है। बेसिकली ये कब होगा, ये किस केस में होगा, जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही अगर क्वांटिटी में चेंज आएगा, यानी कि जो हमारा इलास्टिसिटी बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाए, 10% प्राइस में चेंज आए, 10 ही परसेंट क्वांटिटी में चेंज आए, न्यूमरेटर का सॉरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। जब भी 1 आ जाती है इलास्टिसिटी, तो इस तरीके का आपको डिमांड कर्व का शेप देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलास्टिसिटी कितनी है यहाँ पर, 1। इसे बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक ग्राफ। क्या बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक है, 1 के इक्वल है जब भी ये शेप देखने मिलेगा। दो और शेप्स हमें दी हुई है, एक तो शेप दी हुई है ऐसी और एक शेप दी हुई है ऐसी। ये है एक्सट्रीम सिचुएशंस। एक्सट्रीम सिचुएशंस कैसे, क्या नोटिस कर रहे हो, प्राइस में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा, क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी अलग 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 हो रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 0 है। यानी कि जब मैं इलास्टिसिटी निकालूंगी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ओवर परसेंटेज चेंज इन पी, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 0 है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन क्वांटिटी चेंज कर रही है, यहां पर ए बी सी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, कभी भी जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो हमारा सारा इक्वेशन इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। हम ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब है कि भाई प्राइस तो कोई चेंज कर भी नहीं रहा, फिर भी डिमांड बदले जा रही है, यानी कि एक्शन तो कुछ लग ही नहीं रहा, फिर भी रिस्पॉन्स आ रहा है। इसीलिए ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक। इतना इलास्टिक है, इतना रिस्पॉन्सिव है कि कुछ एक्शन लग नहीं रहा तब भी रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये। यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्यूडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस कितना भी चेंज करता जाए, कितना भी घटता जाए बढ़ता जाए, कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमरेटर 0 हो चुका है, क्यूडी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर न्यूमरेटर 0 हो चुका है, डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू होगी ए बी सी, जब भी न्यूमरेटर 0 होता है तो वो सारा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाता है मैथमेटिकली। तो यहां पर इलास्टिसिटी कितनी है, 0 है। यानी कि प्राइस में बदलाव आने के बाद भी एक्शन कितना भी लग जाए, रिस्पॉन्स कुछ आई नहीं। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, 0 है। किसी भी तरीके से समझ सकते हो, रट्टे क्यों मारने। किसको बात समझ में आ गई कि हम बोल रहे कि रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, इसीलिए क्या होगी, इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि इलास्टिसिटी तो हमें रिस्पॉन्स ही बताती है ना। यहां बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा तो हमने बोल दिया इन्फिनिटी, मेजर ही नहीं कर सकते इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ या ना। तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं, इलास्टिक खराब है, परफेक्टली इन इलास्टिक। एग्जाम्पल सोच सकते हो इसका, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो सर्वाइवल के लिए नीडेड होती है, हाँ है ना, जिन दवाइयों के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके प्राइसेस अगर बदल भी जाएंगे तब भी आपको वो दवाई खरीदनी ही पड़ेगी। मान लो उसका कोई ऑल्टरनेट मार्केट में है ही नहीं, वही एक दवाई है, खरीदनी ही पड़ेगी, मर जाओगे।
तो लोग खरीदेंगे, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड कर्व ऐसा दिखेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। इलास्टिसिटी आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। आपको पता लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कैसे। अगर आपको पता लग जाए कि अगर आपके प्रोडक्ट का आप 1 रुपया प्राइस बढ़ाते हो तो आपकी सारी मार्केट उड़ जाएगी, तो फिर आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे ना। यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये आपको प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा। जब हम माइक्रो लेवल पे सॉरी, जब हम माइक्रो लेवल पे क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के इंडिविजुअल्स अपने प्राइजेस डिटरमाइन करें ना, कितने में बेचा जाए, कितना महंगा कर सकते हैं, कितना सस्ता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब हमें पता है हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, लोग खरीदेंगे कितना भी महंगा कर दो, फिर हम उसके प्राइजेस क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन अगर हमें पता है कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे लोग रेडीली शिफ्ट कर जाएंगे, मान लो कि मैं बेच रही हूँ बिस्किट्स, एंड मुझे पता है मार्केट में मल्टीपल टाइप के बिस्किट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं पैसा बढ़ाऊंगी तो हो सकता है कि कोई कुछ चंद ऐसे लोग हो जिनको सिर्फ यही बिस्किट पसंद हो एंड वो यही बिस्किट खाए, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ऑफ पीपल शिफ्ट कर सकते। तो वहां पर मैं क्या कहूंगी कि मेरा क्या है, मॉडरेटली इलास्टिक है, हाँ, या फिर क्या कहूंगी, काफी इलास्टिक है, जैसे कि हमारा इस ग्राफ में दिख रहा था। देखो देखो, ग्राफ समझने की कोशिश करो, जैसा कि हमारा इस ग्राफ में दिख रहा था। यहां पर क्या थी चीजें, आपको लोग छोड़ के भाग नहीं रहे थे, कुछ लोग तो थे आपके साथ, लेकिन क्वांटिटी अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रही थी, काफी हद तक मार्केट शिफ्ट हो रहा था। तो बेसिकली ये सारे ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ्स है ना यहाँ पर हमने देखे, ये सारे आपको हेल्प करेंगे समझने में कि चीजें काम कैसे कर रही है। अगर आप यूनिटरी इलास्टिक की मार्केट में खड़े हो तो आपको पता होगा कि मैं जितना प्राइस चेंज करूंगा उतनी क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर मैंने 50% बदलाव किया तो मेरे 50% कंज्यूमर भाग जाएंगे, अगर मैंने घटाया है प्राइस तो 50% कंज्यूमर ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपकी इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। जहां पर आपको पता है कि आपकी इलास्टिसिटी काफी लो है, इलास्टिसिटी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, काफी कम है, इज लेस देन 1 लिख देते हैं इसे, इनइलास्टिक सिचुएशन कह देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि हाँ कुछ लोग तो छोड़ के भागेंगे, लेकिन सब नहीं भागेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। तो उस केस में आप क्या हो जाते हो, अपने प्राइसेस को थोड़ा और चेंज कर सकते हो फ्लेक्सिबली, कि मैं प्राइस में 10% चेंज कर भी दूंगा तो ऐसा नहीं है क्वांटिटी डिमांड 20% चेंज कर जाए, क्वांटिटी डिमांडेड 2-5% ही चेंज करेगी। जहां पे आपको ये क्लियर है कि क्वांटिटी में कम चेंज आएगा, वहां पर आप प्राइसेस में चेंज कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबली ला पाओगे। यहाँ पे आपको क्या पता है कि अगर मैं प्राइस में चेंज लाऊंगा, साथ के साथ ही लोग क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1, हाई है इलास्टिसिटी। यहाँ पर क्या होगा, आप प्राइसेस जब भी चेंज करो, मानो आप 10% बना रहे तो आप उम्मीद करके चलोगे कि लोग 12% 15% भी बदल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने प्राइसिंग के डिसीजन लोगे। यहां पर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी, प्राइस में चेंज आ रहा है पर फिर भी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी 0 है। इसे बोला जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, इसे बोला जाएगा इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, क्वांटिटी चेंज कर रही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी इसे बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। रिस्पॉन्स आए जा रहा है, इसे बोलेंगे इलास्टिक, इसे बोलेंगे इन इलास्टिक। बेसिकली आपको ये मार्केट में प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प करेगी। ये ग्राफ्स आपके पास है, ये डिस्टिंक्ट सिचुएशंस है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जब आप चीजें परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो। आगे बढ़े, लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास ये पुरानी बुक्स में कहीं में आपको नहीं मिलेगा, ये इसी साल या इससे पिछले साल ऐड हुआ है टॉपिक, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। ये एक अलग मेथड है जो आप परसेंटेज मेथड करके आओ ना, उससे अलग मेथड है। ये कैसे काम करता है, कहता है इलास्टिसिटी एक्सपेंडिचर को देख के जज करो, यानी कि आपका इतना प्राइस है, इतनी आप क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो टोटल आपने उस पर कितना रुपए खर्चा किया। आपने 10 रुपए प्राइस है लेस का, आपने 20 क्वांटिटी खरीदी है, कितना टोटल रुपए आपने खर्च किया, 200 रुपए खर्च किया, उसको हम बोल देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज P इंटू Q। कहते एक काम करो, इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप सबसे पहले तो TE फाइंड कर लो, उसके बाद इस कॉलम को इग्नोर कर दो,
क्वांटिटी को भूल जाओ, क्वांटिटी को देखना ही नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर से जज करेंगे। प्राइस में चेंज आया, हाँ या ना, प्राइस में चेंज आया 10 रुपए का, डेल्टा P इज इक्वल्स टू 10, हाँ या ना, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आया, नो चेंज, हाँ या ना। जब भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, अगर कोई भी चेंज नहीं है तो हम ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, कि भाई कोई चेंज ही नहीं है। अगर क्या हो, प्राइस में चेंज आए, प्राइस अगेन क्या हुआ है, 10 रुपए बढ़ गया, हाँ या ना। एंड यहां पर रिस्पॉन्स में देखो क्या हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो राइज किया है, प्राइस क्या किया है, राइज, टोटल एक्सपेंडिचर किया राइज। होना क्या चाहिए था, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग उसकी कम क्वांटिटी लेंगे, एंड कम क्वांटिटी का मतलब हम मान के चलते कि टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे घटना चाहिए था। अब लोगों को उस चीज पे कम पैसे खर्च टोटली करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बिहेवियर सूट नहीं कर रहा, प्राइस बढ़ा है, लोगों ने उस पर खर्चा भी बढ़ा रखा है, तो हम इसे बोल देंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। हमें ये रिस्पॉन्स सही नहीं लगा, जैसे हम सोच रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं है, ये हमारे लिए एक इन इलास्टिक सिचुएशन है। हम रबर खींच रहे, एक्सपेक्ट करते कि वापस आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आ रही, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहां पर क्या हुआ, अगेन प्राइसेस बढ़े, पी में राइज आया है, एंड क्वांटिटी कह रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या किया, फॉल कर। ये हमारा रिएक्शन जेन्युइन है कि प्राइसेस बढ़ा है, अब हम उस पर खर्चा कम करना शुरू करेंगे, इस पे ज्यादा खर्चा नहीं कर। टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, इसको हम क्या बोल देंगे, सिचुएशन को रिलेटिवली इलास्टिक। तो ये कुल मिला के आपकी 3 सिचुएशंस बनती है, जहां पे आपके प्राइस में अप या डाउन आने की वजह से टीई में नो चेंज हो तो हम उसकी इलास्टिसिटी बोलेंगे 1 के इक्वल है। अगर प्राइस के अप आने से टीई अप चला जाए, प्राइस के बढ़ने से हम एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, या फिर प्राइस के घटने से हम एक्सपेंडिचर घटा दे, तो हम बोलेंगे यार ये जेन्युइन बिहेवियर नहीं है, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। अगर प्राइस के बढ़ने से हम टोटल एक्सपेंडिचर घटा दे, प्राइस के घटने से हम टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, ऑपोजिट बिहेवियर दिखाए कि प्राइस कम हो, चलो इस पे ज्यादा खर्चा किया जाए, ज्यादा चीज ली जाए, प्राइस ज्यादा हो, अरे इससे खर्चा घटा लो, प्राइस बहुत महंगी। जेन्युइन बिहेवियर, जब एक्सपेक्टेड बिहेवियर हम देखेंगे तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, चीज इलास्टिक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो फिर एक और छोटी सी बात करें, हमने यहां पर ये जो मेथड सीखा परसेंटेज चेंज का, यहां पर नोट करो एक नेगेटिव का साइन डाला गया छोटा सा, हाँ या ना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सेम है जो हम डिमांड कर्व के साथ में, जब डिमांड कर्व का स्लोप निकाल रहे थे तो एक नेगेटिव का साइन डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे, याद करोगे, नहीं याद तो पुराना लेक्चर देखोगे। एंड वही सेम रीजन है कि हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन एक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर डाल रहे हैं। होपफुली ये बातें हमें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होगी कि इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चन पेपर में, अपने फाइनल पेपर में जरूर फेस कर सकते हो, तो उसका प्रैक्टिस हम लोगों को थॉरली करना है। इस लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी कुछ है जिसका प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद डू इट, एंड जो भी डाउट्स है ड्रॉप इट डाउन, ठीक है, चाहे कम्युनिटी पर ही, चाहे आप वीडियो पर आके कर सकते हो। ड्रॉप द डाउन, जो भी आपके क्वेश्चन नंबर्स हैं सिर्फ वो लिख के अपने डाउट्स यहाँ पर डाल दो, ताकि उन क्वेश्चंस को अपन एक वीडियो लेक्चर में फिर से बात कर सके। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।